नमस्कार साथियों, बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बनाना क्रॉप। मैंगो क्रॉप हमारी कंप्लीट हो गई है, आज बनाना करेंगे और 1 बाय 1 सारी क्रॉप्स यहाँ पे हम कंप्लीट करवाएंगे। फ्रूट क्रॉप्स और वेजिटेबल क्रॉप जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। और सारे पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे कौन सा क्रॉप, बनाना, केला के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पूरा पैकेज ऑन प्रैक्टिस इसका जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। किसका? केला, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में आप आगे हम डिस्कस करते हैं। ये बेसिक चीज़ें जो हर क्रॉप में आपको देखने को मिलेगी, क्या कि क्रोमोसोम नंबर क्या है, कॉमन नेम जो फेमस नेम वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर क्रॉप में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बनाना का जो क्रोमोसोम नंबर और उसका जो बॉटनिकल नेम है, कॉमन नेम क्या है, ओरिजिन कहाँ का है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताते जाऊँगा। सबसे पहले बात करते हैं बॉटनिकल नेम। तो बनाना का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? मूसा पैराडिसिका। क्या बोलेंगे इसको? मूसा पैराडिसिका, ठीक है। क्या नाम है? मूसा पैराडिसिका। साथ ही साथ आप बोलते जाएंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, हिंदी में भी लिख रहा हूँ, लिखने में समय लगता है। तब तक आप खुद जो है साथ ही साथ बोल सकते हो या साथ ही साथ आंसर दे सकते हो। आपको पता है तो मेरे लिखने से पहले आप बोल सकते हो कि क्या क्या चीज़ें होती है, आपका रिवीजन होता जाएगा। जैसे ओरिजिन अभी मैंने नहीं लिखा क्या है, आप पहले, अगर आपको पता है तो आप पहले से बोलिए कि ये ओरिजिन होता है, ताकि आपका रिवीजन होता जाए। सही है तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर उसको करेक्ट कीजिएगा। कॉमन नेम, सामान्य नेम, या मैं इसको विशिष्ट नेम भी बोल सकता हूँ, फेमस नेम जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। फेमस नेम या विशिष्ट नाम इसको हम बोलते हैं। किसको क्या बोला जाता है ना, फेमस नेम। यहाँ से भी क्वेश्चंस हॉर्टिकल्चर में जनरली पूछे जाते हैं। देखो, कॉमन नेम या फेमस नेम की अगर मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? इसको बोला जाता है ट्री ऑफ विजडम। क्या बोला जाता है इसको? ट्री ऑफ विजडम बोला जाता है। ट्री ऑफ विजडम। विजडम का मतलब क्या होता है? ये विजडम का मतलब होता है बुद्धि, बुद्धि का पेड़। इसको हम क्या बोल सकते हैं? बुद्धि का पेड़। जो बुद्धि होती है हमारी, जो सोचने की क्षमता होती है, दिमाग बोल सकते हो, तो बुद्धि का जो पेड़, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बुद्धि का पेड़। दूसरा होता है ट्री ऑफ विजडम, भी इसको बोला जाता है। ट्री ऑफ पैराडाइज भी इसको बोला जाता है। ट्री ऑफ पैराडाइज मतलब स्वर्ग का पेड़। इसको एप्पल ऑफ पैराडाइज भी बोला जाता है। एप्पल ऑफ पैराडाइज भी बोला जाता है, मतलब स्वर्ग का सेब। तो जैसे हिंदी बोल रहा हूँ, हिंदी लिखते जाना। इसको बुद्धि का पेड़ भी कहते हैं, इसको ट्री ऑफ पैराडाइज मतलब स्वर्ग का पेड़ कहते हैं, एप्पल ऑफ पैराडाइज मतलब स्वर्ग का सेब कहते हैं, ठीक है। इसको और क्या कहते हैं? एडम फिग। एडम फिग को हिंदी में एडम फिग ही बोलते हैं। और क्या बोलेंगे? कल्पतरु। कल्पतरु को भी हिंदी में कल्पतरु ही कहते हैं, ठीक है। कल्पतरु को भी कल्पतरु, क्योंकि इसकी पूजा भी होती है तो इसको कल्पतरु कहते हैं। बनाना का पेड़ जो उसकी पूजा भी होती है, इसलिए इसे कल्पतरु भी कहते हैं। तो हिंदी में क्या क्या है समझ लीजिए? बुद्धि का पेड़, स्वर्ग का पेड़, स्वर्ग का सेब, एडम फिग, कल्पतरु, इतने नाम हैं इनके, ठीक है। ये आपको याद रखना है। हिंदी में मैं जो बोल रहा हूँ तो आप कॉपी में लिख सकते हैं। ओरिजिन की बात करते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसका ओरिजिन भी क्या है? साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया जो है इसका उत्पत्ति स्थान है। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो याद रखना, क्रोमोसोम नंबर आपको इसमें क्या क्या मिलेंगे? इसमें क्रोमोसोम नंबर आपको मिलेंगे 22, 33 और 44। 22 जो है ये क्या होता है? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड द्विगुणित। डिप्लॉइड मतलब यहाँ क्या लिखोगे आप? द्विगुणित। ये हो जाएगा ट्रिप्लॉइड, त्रिगुणित। त्रिगुणित। और ये हो जाएगा टेट्राप्लॉइड, चतुर्गुणित, चतुष्गुणित, ठीक है। तो यहां पर जो है क्रोमोसोम नंबर आपको मिलेंगे 22, 33 और 44। तो डिप्लॉइड द्विगुणित कितने हैं? 22 है। मतलब अगर मैं यहां पे बात करूं क्या कि यहाँ पे जो है बेसिक क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, ठीक है। ये समझ गए आप। गुणसूत्र संख्या जो है 2n = 22, 33 और 44 आप बोल सकते हो। 22 मतलब डिप्लॉइड है। अगर पूछा जाए कि बनाना के, केला के जो द्विगुणित क्रोमोसोम नंबर गुणसूत्र संख्या कितनी है? 22। टेट्राप्लॉइड में कितने हैं? 44। ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित क्रोमोसोम संख्या कितनी है? तो 33 है। तो इसे निकालने का सबसे अच्छा तरीका, यहाँ पे एक्स बेसिक क्रोमोसोम नंबर x = 11 होते हैं। कितने होते हैं? बेसिक क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो x = 11 होते हैं। याद रखना, बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं? x = 11। अब अपने को ये तो हो गया बेसिक हैप्लॉइड, मतलब क्या होगा इसको?
हेप्लोइड बोलते हैं, अगुणित बोल सकते हैं, ठीक है। कितना, x इक्वल टू 11, ये बेसिक है, आधार क्रोमोसोम आधार गुणसूत्र संख्या। अब डिप्लॉइड निकालना है तो 2x इक्वल टू 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा तो 2x x जगह 11 रखोगे तो कितना हो जाएगा 22। क्या निकालना, ट्रिपलेट 3x करोगे तो x जगह 11 रखोगे 33 हो जाएगा, फिर 4x करोगे तो x जगह 11 रखोगे 44 हो जाएगा। तो अगर आपको बेसिक पता है कि बेसिक आधार गुणसूत्र संख्या 11 होती है, डिप्लॉइड निकालना 2 का गुणा कर देंगे 22, ट्रिपलेट निकालना 3 का गुणा 33 और टेट्राप्लेट निकालना है 4 का गुणा कर देंगे 44, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी क्या, बेसिक क्रोमोसोम नंबर और आधार गुणसूत्र संख्या और क्रोमोसोम नंबर। अब यहाँ पे मैं पूछा जाऊँ ना, मोस्टली जो है हमारा, अगर आपसे पूछा जाए कुछ नहीं दिया हो, ठीक है, ऑप्शन में आपको 22 दे दिया, 33 दे दिया, 44 दे दिया, 55 दे दिया और पूछा बनाना के क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, ऐसा ऑप्शन दे दिया आपको, ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है, और बोल दिया कि बनाना के क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं बताइए। तब आपको क्या लगाना है 33, क्यों लगाना ये भी बताऊंगा। तब आपको लगाना है 33, और अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दिस ऑप्शन होता, ऑल ऑफ दिस, तो आप ऑल ऑफ दिस लगा देते हैं। अगर नॉर्मली पूछा कि बनाना के गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, अगर चारों ऑप्शन अलग अलग है 33, लास्ट वाला ऑप्शन ऑल ऑफ दिस होता है ऑल ऑफ दिस, और अलग अलग इस तरीके से पूछा जा सकता है कि डिप्लॉइड के क्रोमोसोम नंबर 22, ट्रिप्लॉइड के 33 और टेट्राप्लॉइड के 44, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे अगर सामान्य हमने बोला 33 क्यों लिया है, तो उसका एक रीजन है, देखो 33 क्यों लिया हमने, ये देखो बात आती है कल्टीवेटेड बनाना। क्यों, क्योंकि जो हम मोस्टली खेती किस बनाना की करते हैं, तो मोस्टली जो हम खेती किस बनाना की करते हैं, तो याद रखना ट्रिप्लॉइड की, ट्रिप्लॉइड बनाना की हम मोस्टली खेती करते हैं, जो त्रिगुणित होता है, त्रिगुणित जो होता है उसकी, मतलब जिसका जो है हम बोल सकते हैं 3x इक्वल टू जो 33 है, ट्रिप्लॉइड जो होता है 2n इक्वल टू 3x इक्वल टू 33, जिनके क्रोमोसोम नंबर 33 होते हैं उनकी खेती सबसे ज्यादा करते हैं। इसलिए अगर सामान्यतः पूछा जाए क्रोमोसोम नंबर तो 33 लिखना है। फ्रूट टाइप, फल प्रकार इसका किस प्रकार का होता है, फल प्रकार की बात करते हैं, डबल पार्ट की करते हैं और इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। फ्रूट टाइप, फल प्रकार, ये जो होता है बेरी में, क्यों, क्योंकि ये गुच्छे में लगता है। जितने बेरी, बेरी को हिंदी में सरस बोलते हैं, सरस, ठीक है। तो ये बेरी टाइप के जो फल प्रकार हैं, इनकी पहचान करने का तरीका क्या है कि ये गुच्छे में पाए जाएंगे। कैसे होंगे, गुच्छे में लगे हुए रहेंगे। क्या होंगे, गुच्छे में रहेंगे, या फिर इनके बीज जो है धसे हुए रहेंगे। दो पहचाने क्या है बेरी की, कि एक तो ये क्या होंगे, गुच्छे में होंगे, या फिर इनके बीज जो है वो धसे हुए मिलेंगे। तो देखो अब हम ये इस चीज से हमें क्या पता चल रहा है, जैसे केला गुच्छे में लगता है, पपीता गुच्छे में लगता है, तो इससे हम पता कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा देखना है यहाँ पे समझना। फ्रूट टाइप, फ्रूट टाइप, ये देखो यहाँ पे गुच्छे में लगा हुआ है, मतलब इसका फ्रूट टाइप क्या है, बेरी। बेरी जो है, सरस जो है इसका फल प्रकार है, फल प्रकार या फ्रूट टाइप जो इसका क्या है, बेरी, क्योंकि ये गुच्छे में लगा है, ठीक है। फिर इसका जो ईडेबल पार्ट है, ईडेबल पार्ट खाए जाने वाला भाग, वो क्या होता है, तो खाए जाने वाला भाग में लिख देता हूं, एक होता है मीजोकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। इंडोकार्प हिंदी में क्या बोलेंगे, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति, याद रखना। इसको हम क्या बोलेंगे, मध्य फल भित्ति, और इंडोकार्प मतलब बोल सकते हैं आंतरिक फल भित्ति। ये इसका खाते हैं, मध्य फल भित्ति और आंतरिक फल भित्ति। अब देखो डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है। एक्सोकार्प, ये ऊपर वाला छिलका आपको दिख रहा है, ये तो हो गया एक्सोकार्प, बाहर वाला, ये तो हम निकाल देते हैं, तो खाते नहीं है। मीजोकार्प मतलब ये बीच वाला भाग, ये बीच वाला भाग हो गया अपना क्या, मीजोकार्प। इंडोकार्प मतलब ये हमारा बीच, जस्ट बीच वाला, जहां पर हमें लास्ट में जाके सीड मिलता है। तो हम क्या कहते हैं, मीजोकार्प और इंडोकार्प कहते हैं बनाने में। तो ईडेबल पार्ट क्या हो गया, मीजोकार्प और इंडोकार्प। तीन होता है, एक्सोकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं क्या, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं इन तीनों को मिलाकर, ठीक है, पेरिकार्प बोलते हैं। तो हम क्या खाते हैं, मीजोकार्प और इंडोकार्प खाते हैं, ऊपर का छिलका निकाल देते हैं, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं इन्फ्लोरेसेंस की। अब बात क्या करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, पुष्पक्रम, पुष्पक्रम। अब इन्फ्लोरेसेंस देखो, उसका इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस होता है, मतलब इसके इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, स्पेडिक्स। स्पेडिक्स इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो नारियल में भी होता है और खजूर में भी होता है। नारियल और खजूर में भी इस तरह का जो क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है, जो कवर्ड होता है एक तरह से। देखो ये पूरी तरीके से कवर्ड है, ठीक है। इसको अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फीमेल फ्लावर भी होते हैं और मेल फ्लावर भी होते हैं,
ठीक है, यहाँ पे मेल फ्लावर भी होते हैं और फीमेल फ्लावर भी होते हैं। फीमेल फ्लावर पहले आता है इसलिए ये क्या है, प्रोटोगाइनी है, और मेल फ्लावर बाद में आता है। तो जिस ऐसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी बोलते हैं, जिसमें फीमेल जो है पहले मैच्योर हो जाती है और मेल बाद में मैच्योर होता है। तो ये क्या होता है, एक प्रकार की क्या है, डाइकोगेमी है। डाइकोगेमिक मतलब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग समय पर आते हैं, इसलिए यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो बनाना में किसका पॉलिनेशन होता है, याद रखना, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये है क्या है, इन्फ्लोरेसेंस पुष्पकम होता है बनाना का, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पेडिक्स बोलते हैं। मतलब जो क्या रहता है, कवर्ड रहता है, और यहीं पे मेल और फीमेल फ्लावर आते हैं, और यहीं से जो है बनाना का गुच्छा लगना शुरू होता है इस तरीके से। ठीक है, ये मेल फ्लावर आगे बढ़ता जाएगा और यहीं पे क्या हो, बनाना बनना शुरू हो जाते हैं। क्लियर है। तो ये इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है जो मैं दिखाना चाह रहा था। नाम क्या है इन्फ्लोरेसेंस का, स्पेडिक्स बोलते हैं, जो नारियल में भी होता है और खजूर में भी होता है। याद रखना किसमें, नारियल और खजूर दोनों में होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या क्या चीज़ कंप्लीट की। कल्टिवेटेड बनाना किसको बोलते हैं, तो जो ट्रिपलेट होता है, फ्रूट टाइप क्या होता है, इसका बेरी होता है, एडिबल पार्ट जो होता है वो मेसोकार्प इंडोकार्प होता है, इन्फ्लोरेसेंस जो होता है स्पेडिक्स होता है। एरिया प्रोडक्शन की बात करें, एरिया प्रोडक्शन की बात करें तो देखो, एरिया और प्रोडक्शन की बात करें, ठीक है, तो एरिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करूं, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर है, इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पर है। ठीक है, एरिया प्रोडक्शन दोनों में, एरिया प्रोडक्शन दोनों में इंडिया जो है फर्स्ट नंबर पे है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के अंदर एरिया और प्रोडक्शन की बात करूं तो एरिया किसका है, एम, सी और बी। एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, मैंगो का है, आम का है, फिर सिट्रस का है और फिर बनाना का है। लेकिन प्रोडक्शन की बात करूँ, प्रोडक्शन सबका है बी, एम, सी। प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा बनाना का है इंडिया के अंदर, फिर मैंगो का है और फिर सिट्रस का है, नींबू वर्गीय फलों का। इस तरीके से याद रखते हो। एमसीबी मैंगो का एरिया सबसे ज़्यादा, फिर सिट्रस का, फिर बनाना का। लेकिन प्रोडक्शन की बात करो तो बनाना का प्रोडक्शन, तो याद रखना प्रोडक्शन में जो है बनाना फर्स्ट नंबर पे। इंडिया में प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किसका होता है, बनाना का, उसके बाद मैंगो का और उसके बाद सिट्रस का। लेकिन एरिया सबसे ज़्यादा किसका है, मैंगो का, सिट्रस का, फिर बनाना का। और इंडिया के अंदर जो है तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पर है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है तमिलनाडु में होता है। इंडिया के अंदर जो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। वर्ल्ड में एरिया प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट नंबर में। इंडिया के अंदर बात करो तो एरिया मैंगो का ज़्यादा है, प्रोडक्शन बनाना का ज़्यादा है, और बनाना का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस राज्य में है, तो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये हमने समझ लिया है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी। ठीक है, टाइप ऑफ पार्थेनोकार्पी के बारे में समझते हैं कि इसमें किस प्रकार की जो है पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। बनाना के अंदर किस प्रकार की जो है अनिषेक्ष फलन इसको बोलते हैं, या पार्थेनोकार्पी इसको बोला जाता है। किस प्रकार की जो है पार्थेनोकार्पी यहाँ पे देखने को मिलेगी। देखो, अनिषेक्ष फलन का प्रकार, पहली चीज पार्थेनोकार्पी होता क्या है। पार्थेनोकार्पी होता क्या है, तो विदाउट फर्टिलाइजेशन क्या बनना, फ्रूट का बनना। ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्रूट डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बिना निषेचन के फल का बनना। ठीक है, बिना निषेचन के फल का बनना, क्या बोलेंगे, बिना निषेचन के फल का बनना, इसको बोलते हैं हम क्या, पार्थेनोकार्पी। और एक और टर्म होता है एपोमिक्सिस। 1 मिनट, सॉरी, एक और टर्म होता है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस में याद रखना, यहां पे हमने क्या बोला, फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एपोमिक्सिस में क्या होता है, एपोमिक्सिस में क्या होता है, यहाँ पे एम्ब्रियो या सीड का डेवलपमेंट होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है तो पार्थेनोकार्पी, एम्ब्रियो या सीड का डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो उसको एपोमिक्सिस बोलते हैं। इतना सा अंतर है दोनों में, जो कि एग्जाम में जरूर आता है और कंफ्यूज करता है। तो अगर फ्रूट अगर बन रहा है बिना फर्टिलाइजेशन के तो उसको हम पार्थेनोकार्पी बोलेंगे। अगर सीड या एम्ब्रियो बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन या विदाउट निषेचन, बिना निषेचन के, तो उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्लियर है, यहाँ से आपको समझ में आ गई होगी। प्लांटिंग मेथड क्या है, बनाना को जो है लगाते कैसे हैं, तो याद रखना इस तरीके से ट्रेंच में लगाते हैं। यहाँ पे खाद वगैरह सब कुछ भर देते हैं गड्ढे में, और फिर यहाँ बनाना प्लांट को लगाया जाता है। तो कैसे लगाते हैं, ट्रेंच में, ट्रेंच मेथड, इसी को बोलते हैं नाली विधि से बनाना को लगाया जाता है। ठीक है, नाली विधि से बनाना को लगाया जाता है। सीडलेस ने नहीं बनाया, बनाना को अगर बीज रहित बनाना हो तो क्या करते हैं, तो बनाना को अगर बीज रहित बनाना है तो उसमें 2,4-D
20 ppm का स्प्रे कर देते हैं, याद रखना 20 ppm का स्प्रे करते हैं, जिससे बनाना में बीज नहीं बनते। बीज रहित केला करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 ppm के बेसिस पे 240 का स्प्रे करना है। केले के जो गुच्छे हैं, केले के गुच्छे का भार बढ़ाना है, ठीक है, फॉर इंक्रीज द वेट ऑफ बनाना बंच। बनाना बंच का अगर भार बढ़ाना है तो क्या करना है, उसमें पोटेशियम का स्प्रे करना है, ठीक है, पोटेशियम का स्प्रे कर देते हैं। बनाना को अगर उसके वेट को बढ़ाना है, उसके भार को बढ़ाना है, उसकी क्वालिटी बढ़ाना है तो पोटेशियम, इसलिए पोटेशियम एलिमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बोरान पोटेशियम जो क्वालिटी के लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर बंच का भार बढ़ाना है तो पोटेशियम का स्प्रे करो। क्लाइमेट की बात करते हो तो बनाना कौन सा, ट्रॉपिकल प्लांट है, ट्रॉपिकल प्लांट है, ठीक है, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण जलवायु वाला पौधा है, उष्ण जलवायु वाला पौधा है कौन सा, प्लांट। अब ट्रॉपिकल है तो मैंने पहले बोला जितने भी ट्रॉपिकल होते हैं वो क्या होते हैं, क्लाइमेट्रिक होते हैं। क्या होते हैं, क्लाइमेट्रिक प्लांट होते हैं, मतलब तोड़ने पर पक जाते हैं, तोड़ने पर पक जाते हैं, तोड़ने पर पक जाते हैं। जितने भी ट्रॉपिकल होते हैं वो क्लाइमेट्रिक होते हैं, मतलब तोड़ने पर पक जाते हैं, ये याद रखना। फिर मैंने बताया था कि जितने भी ट्रॉपिकल वाले होते हैं उनमें जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, 24 से 28 डिग्री होता है, याद रखने की जरूरत नहीं है ना। मैंने बताया था कि जो ट्रॉपिकल होता है उनमें टेम्परेचर क्या होता है, 24 से 28, मतलब इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 26 से 27 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वही उसी रेंज में आ रहा है, 24 से 28 के बीच में। स्टोरेज टेम्परेचर की बात करो तो स्टोरेज टेम्परेचर इसमें कितना चाहिए, 13 डिग्री सेल्सियस, कहाँ, वही 8 से लेकर 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज है जो उसी में आ रहा है, ठीक है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रोपोगेशन की बात करें, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी है यहाँ पे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वही 85 से लेकर 95, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सेम जो हमने मैंगो में पढ़ी थी, ठीक है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर में बता दूं, अगर टेम्परेचर जो है 12 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो जाए, बनाना में 12 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो जाए तो उसको हम बोलते हैं चिलिंग इंजरी। चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी मतलब इसको हम बोलते हैं चिलिंग चोट, चिलिंग चोट बोल देते हैं। क्यों, क्योंकि इसीलिए हम कभी भी बनाना लेके आते हैं ना, केला लेके आते हैं तो उसको फ्रीज के अंदर नहीं लगते। क्यों नहीं रखते, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर होता है वो 4 से लेकर 7 डिग्री सेल्सियस होता है, और बनाना को कितना चाहिए, स्टोरेज के लिए 13 डिग्री चाहिए। अगर 12 डिग्री से कम टेम्परेचर पर उसको रख देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जो है उसके बीच में वाटर जो है उसका बाहर आ जाता है और ब्लैक कलर के स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो चिलिंग इंजरी जो आती है वो 12 डिग्री टेम्परेचर पर रखने पर आती है। और रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर जो है, ये क्वेश्चन बीएचयू में पूछा हुआ है, कितना होता है, फ्रिज का जो टेम्परेचर होता है वो 4 से 7 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है, चीजों को समझना। अब बात करते हैं प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन इसका किससे करते हैं, तो प्रोपोगेशन इसका करते हैं स्वार्ट सकर से। स्वार्ट सकर मतलब तलवार सकर से करते हैं, तलवार सकर से करते हैं। देखो इसका डायग्राम भी होगा, समझ लेना। प्रोपोगेशन करते हैं स्वार्ट सकर से। अगर स्वार्ट सकर ऑप्शन में ना हो तो सकर्स मैं बता देता हूं क्या है। पहले आप लिखो राइजोम, ठीक है, राइजोम से बनता है सकर्स और सकर से बनता है स्वार्ट सकर्स, स्वार्ट सकर्स, ठीक है, तलवार नुमा जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके ऑप्शन में स्वार्ट सकर ना हो, स्वार्ट सकर ना हो, क्या लगाओ, सकर्स लगाओ, और सकर्स भी ऑप्शन में ना हो तो राइजोम लगाओ, ठीक है। और इसमें भी कट राइजोम भी यूज करते हैं, कट राइजोम भी यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीपर, जिसको हम पीपर भी कहते हैं। कट राइजोम भी प्रोपोगेशन में यूज किया जाता है, जिसको पीपर कहते हैं, ठीक है। तो यहां से समझ लेना, प्रोपोगेशन में हम स्वार्ट सकर, और इस स्वार्ट सकर को वेट कितना होता है, वेट भी पूछ लिया जाता है कि इसका वेट कितना रखना चाहिए, तो लगभग 500 से लेकर 750 ग्राम वेट होना चाहिए, वजन होना चाहिए इसका। इस स्वार्ट सकर का क्वेश्चन पूछा हुआ है जीआरएफ के अंदर कि जो केले के अंदर हम प्रोपोगेशन के लिए स्वार्ट सकर यूज करते हैं, तलवार सकर्स यूज करते हैं, उसका वजन कितना होना चाहिए, तो लगभग 500 से लेकर 750 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको इसका डायग्राम भी दिखा देता हूँ, ये, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इस तरह की चीजें आपको दिख रही है कि नहीं। ये पूरी तरीके से तो नहीं दिख रहा है, बट मैं बता दूंगा क्या लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्वार्ट सकर क्या होता है, ये तो हो गया हमारा मेन प्लांट, ये इसमें यहाँ से सकर्स निकलते हैं, ये सकर्स निकले हुए हैं, ये तो ये जो होता है ये होता है हमारा स्वार्ट सकर, समझना। ये जो थोड़ा बड़ा है ये होता है हमारा स्वार्ट सकर, ये, ठीक है। और ये जो छोटा है जिसको हम कट राइजोम बोलते हैं, ये कट राइजोम, ये है हमारा पीपर, इसका भी हम यूज करते हैं। जब ऑप्शन में कुछ ना हो मतलब इसको बोलते हैं पीपर, मतलब ये है कट राइजोम, कट राइजोम, ये कट राइजोम है पीपर। यही जब बड़ा होगा तो सकर्स बनेगा, इससे थोड़ा बड़ा होगा तो सकर्स, और सकर्स के बाद क्या बनता है, स्वार्ट सकर, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये जो है हमारी, इसको हम धुरी बोलते हैं, बंच,
ये बंच लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये इसका इन्फ्लोरेसेंस है, फ्लावर जो आपको दिख रहा है ये इन्फ्लोरेसेंस है। ये तलवार सकस, ये जो आपको दिख रहा है ये तलवार सकस हो गया, ठीक है। ये पिपर्स हो गया, ये होता है हमारा राइजोसकस इसको बोलते हैं, जो राइजोम का ट्राइजोम से बनता है। और ये जो लास्ट में नीचे यहाँ दिख रहा है ये आपका राइजोम हो जाएगा, ठीक है। और ये रूट है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, सकर्स का इस्तेमाल करते हैं। और सकर्स ना ऑप्शन में हो, मतलब स्वार सकर्स का इस्तेमाल करते हैं। 500 से लेकर 750 उसका वजन होना चाहिए ग्राम में। वो ऑप्शन ना हो तो सकर्स ऑप्शन ना हो तो राइजोम। राइजोम में भी अगर कट राइजोम दिया है और पिपर दिया है तो पिपर हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको राइजो सकर्स भी कहते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू पोषक मान। तो इसमें है ना सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। लगभग कितना 26.5% इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और बात करो तो इसमें शुगर भी होता है, शुगर मतलब शर्करा भी होती है, वो भी लगभग 26.5% होता है। और टेम्परेचर भी कितना है 26-27, मतलब 26.5%, 26.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी होता है। क्लियर है। इसलिए ये न्यूट्रिटिव वैल्यू काफ़ी अच्छी है इसकी। केले में पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, राइपनिंग बनाने के लिए GA3 जिब्रेलिक एसिड लगभग @ 50 ppm का इस्तेमाल करते हैं। और इसको पकाने के लिए इथेनॉल भी यूज़ करते हैं, याद रखना, इथेनॉल भी यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इथेनॉल यूज़ करते हैं कितना, लगभग 15 से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, जो अच्छा होता है। इसमें एसिटिलीन का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन एसिटिलीन इतना अच्छा नहीं होता है, याद रखना। इथेनॉल का यूज़ करते हैं 15 से 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रखकर इथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है केले को पकाने के लिए। जिब्रेलिक एसिड का भी इस्तेमाल किया जाता है 50 ppm। एसिटिलीन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। अब बंची टॉप जो वायरस है, देखो बंची टॉप वायरस सबसे पहले 1891 में कहाँ खोजा गया था, फिजी में। 1891 में फिजी में ये बंची टॉप वायरस है, कहाँ खोजा गया था, 1851 में फिजी में इसको खोजा गया था। अब इस टेस्ट, ये बंची टॉप वायरस जो है बहुत खतरनाक वायरस है। ये किसके द्वारा, एफिड के द्वारा फैलता है। एफिड का नाम क्या है, पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा इसका नाम है। तो ये एफिड के द्वारा जो है ये वायरस जो है, एफिड जो है वेक्टर का काम करता है इस वायरस के लिए। और बंची टॉप वायरस को, इसका अगर पता लगाना है, हमारे जो बनाना प्लांट है कि इसमें बंची टॉप वायरस है, उसके लिए एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट का नाम पूछ लिया जाता है, क्या है, टेट्राजोलियम टेस्ट। अब टेट्राजोलियम टेस्ट हम सीड साइंस में भी पढ़ते हैं, सीड टेक्नोलॉजी में। क्या, सीड की वाइबिलिटी, सीड की जो वाइबिलिटी है, ओज है, उसका पता लगाने के लिए भी टेट्राजोलियम टेस्ट करते हैं। पिंक कलर का जो है कलर आ जाता है उसके अंदर। तो क्या है, ये टेट्राजोलियम टेस्ट का प्रयोग किया जाता है बंची टॉप वायरस का पता लगाने के लिए। और बंची टॉप वायरस सबसे पहले खोजा गया था 1891 में फिजी के अंदर, ठीक है, याद रखना। फोटोपीरियडिज्म की बात करें तो किस तरह का प्लांट है ये, तो डे न्यूट्रल प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है। प्रकाश निष्प्रभाव पौधा है, प्रकाश निष्प्रभाव पौधा है। ये किसी भी सीजन में हो सकता है, चाहे खरीफ रबी जायद कभी भी लगा लो। और ये बेस्ट फिलर प्लांट, ये फिलर प्लांट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी और पपाया को भी। लेकिन बेस्ट अगर फिलर प्लांट है वो पपाया है, और इसको भी फिलर प्लांट। फिलर प्लांट को मतलब समझते हो, हमने पढ़ा था जो इसके और मेथड और ये मेथड लगाते हैं ना, जैसे ये। तो यहाँ पे आपने एक प्लांट लगाया, यहाँ पे एक प्लांट लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपने ये प्लांट लगाया, ठीक है, ये आपने यहाँ पर प्लांट लगाया, ये आपने यहाँ पे प्लांट लगा दिए। अब क्या करते हैं, बीच में एक प्लांट और यहाँ लगा दिया, ये, ठीक है। इसको बोलते हैं डायगोनल मेथड, या इसी को, इसमें जो प्लांट लगाते हैं इसको फिलर प्लांट बोलते हैं। और बनाना का इस्तेमाल किया जाता है फिलर प्लांट में। पपाया का भी, पपाया सबसे बेस्ट माना जाता है। तो ये डे न्यूट्रल है, ठीक है, कभी भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद करते हैं बनाना स्टेम कार्ड। बनाना के स्टेम को क्या बोला जाता है, बनाना जो स्टेम होता है उसको बोला जाता है सूडो स्टेम। क्या बोला जाता है, सूडो स्टेम कहा जाता है। झूठा तना, झूठा तना इसको कहा जाता है। देखो बनाना के स्टेम को क्या कहा जाता है, झूठा तना। मैं बता देता हूँ आपको झूठा तना। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ये, ठीक है, ये पढ़ा था। तो ये जो तना आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे ये बोलते हैं इसको सूडो स्टेम, झूठा तना। ये जो होता है इसको सूडो स्टेम बोला जाता है, ठीक है। स्टेम नहीं है, क्योंकि ये जो बनाना जो प्लांट है वो हर्बेशियस है, हर्बेशियस प्लांट है, हर्बेशियस प्लांट है, ठीक है, शाकी पौधा है। क्या है, शाकी पौधा है। इसमें वुड नहीं होती, लकड़ी नहीं होती है, इसलिए इसका जो तना होता है इसको सूडो स्टेम या झूठा तना इसको बोला जाता है। ये हर्बेशियस प्लांट के अंदर आता है। ये हर्बेशियस में आता है, पाइनएप्पल हर्बेशियस में आता है, जबकि पोमग्रेनेट करोंदा जो है वो सर्बेशियस में आता है, झाड़ीनुमा वाले हैं, ठीक है। झाड़ीनुमा वाले में करोंदा हो गया अपना, पोमग्रेनेट और झाड़ीनुमा में आते हैं। बाकी सारे वुडी प्लांट में आते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हमने पढ़ा था। तो इसका जो स्टेम है उसको हम क्या बोलते हैं, सूडो स्टेम या झूठा तना इसको कहा जाता है। टाइप ऑफ डाइकोटोमी, ये क्रॉस पॉलिनेशन का एक प्रकार है,
ठीक है, डाइकोगेमी क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन का एक टाइप है, पर परागण का, पर परागण का एक प्रकार है। कौन सा, डाइकोगेमी। डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों हैं, दो अलग अलग टाइम पर मेच्योर होते हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, मेल एंड फीमेल यहाँ पे क्या होंगे, मेच्योर एट डिफरेंट टाइम, अलग अलग टाइम में यहाँ पे मेच्योर होते हैं। मतलब नर और मादा, नर और मादा, ठीक है, अलग अलग समय पर, अलग अलग समय में परिपक्व होते हैं, ठीक है, परिपक्व होते हैं, अलग अलग समय में बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे ये हमें बताना है कि यहाँ पे नर पहले बढ़ता है या मादा पहले, यहाँ पे नर पहले आता है या मादा पहले आता है। तो यहाँ पर केले में क्या होता है, मादा पहले विकसित होती है, मादा पहले विकसित होती है, याद रखना। यहाँ पे केले में क्या होता है, मादा पहले विकसित होती है, क्या याद रखोगे, यहाँ पर मादा पहले विकसित होती है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फीमेल मेच्योर फर्स्ट, फीमेल मेच्योर फर्स्ट, फीमेल पहले मेच्योर होती है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्रोटोगाइनी। ये याद रखना। तो पूछा जाएगा बनाना में किस प्रकार का पॉलिनेशन होता है, या जो किस प्रकार का पॉलिनेशन का एक प्रकार क्या होता है, तो प्रोटोगाइनी आपको लगाना है। प्रोटोगाइनी बाजरा के अंदर भी पाया जाता है, याद रखना किसमें, बाजरा के अंदर भी प्रोटोगाइनी होती है, मतलब वहाँ पे भी फीमेल पहले डेवलप हो जाती है मेल से। अब यहाँ पे समझना क्रॉस पॉलिनेशन कैसे हुआ। तो देखो ये तो हो गया हमारा फ्लावर, ये हो गया हमारा फीमेल पार्ट। अब ये जो है मेल यहाँ पर छोटा सा है, फीमेल यहाँ पर बड़ी हो गई, फीमेल पहले मेच्योर हो गई। अब ये मेल मेच्योर ही नहीं है, मेल यहाँ पे मान लो 14 साल का ही है, फीमेल हो गई 21 साल की, तो क्या ये आपस में संबंध बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी फीमेल जो है वो मेच्योर ही नहीं हुआ, 14 साल का ही है, और फीमेल 21 साल की हो गई है, वो तैयार है शादी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर लड़का जो 18 साल का है, वो शादी 14 साल का, वो शादी कर ही नहीं सकता। तो ये क्या करेगा, कोई दूसरा फ्लावर है उसके पास जाएगा जिसका मेल जो है मेच्योर है, ठीक है, जिसका मेल मेच्योर है। तो ये क्या करेगा, ये जो है लड़का यहाँ पे 22 साल का है और यहाँ पे लड़की 21 साल की, तो ये इसके साथ संबंध बना लेगा। तो यहाँ पे हुआ ना क्रॉस पॉलिनेशन। इसलिए जो इस तरीके की कंडीशन होती है, मेल और फीमेल अलग अलग समय पर बढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन होता है, ठीक है। चलो ग्रोथ कर्व की बात करते हैं। तो ग्रोथ कर्व जो होता है इसमें सिग्मोइड होता है, सिंगल सिग्मोइड, सिंगल सिग्मोइड कर्व होता है। और जो सीडलेस होता है, सीडलेस वैरायटी उसमें डबल सिग्मोइड होता है, डबल सिग्मोइड। ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, बट ये क्लासिफिकेशन के अंदर भी हमने नहीं पढ़ा था। पर याद रखना, ये बता दूंगा, सिर्फ एक के अंदर डबल होता है, बाकी सब में सिंगल सिग्मोइड होता है, अलग से मैं बता दूंगा इसको, तो ये नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। नेशनल रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान केले का कहाँ पर है, तो त्रिची, त्रिची तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है, त्रिची तमिलनाडु में, त्रिची तमिलनाडु के अंदर क्या है, इसका रिसर्च सेंटर है, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी यहीं पे होता है। लीप पर्पस, अगर बनाना को लीप के लिए, सिर्फ पत्तियों के लिए अगर ग्रो करना है, तो वो कौन सा स्टेट है जहाँ पर सिर्फ पत्तियों के लिए ग्रो किया जाता है, तो याद रखना वो भी क्या है, तमिलनाडु। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु के अंदर, आपने मूवियों में, पिक्चरों में देखा होगा कि जब साउथ की पिक्चर आती है तो वहाँ पर केले के पत्तियों पर रखकर खाना खिलाया जाता है। पूजा में या और भी कोई त्यौहार होता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा केले के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है। तो तमिलनाडु के अंदर सबसे ज़्यादा केले का जो है पत्तियों के पर्पज से, लीप के प्रयोजन से ही, वहाँ पर पत्ती के प्रयोजन से यहाँ पर केला लगाया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए तो लगाया जाता है, लेकिन लीप के लिए कहाँ लगाया जाता है, तो तमिलनाडु में। और बनाना प्रोडक्शन के लिए, बनाना लेने के लिए भी यहीं पे लगाया जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ बताना था आपको, क्या, हाँ, ये मेल और फीमेल की जो बात हमने की थी ना, प्रोटोगाइनी, तो ये प्रोटोगाइनी की हमने बात की थी, प्रोटोगाइनी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये है फीमेल फ्लावर और ये है मेल फ्लावर, ठीक है। ये है फीमेल फ्लावर, ये है मेल फ्लावर। तो ये जो है फीमेल फ्लावर पहले आ जाता है, ये पहले डेवलप हो जाता है, और ये होता है बाद में डेवलप। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी, ठीक है। ये फीमेल फ्लावर है, ये मेल फ्लावर है, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रोटोगाइनी कंडीशंस, ठीक है। तो ये पहले डेवलप हो जाता है और ये बाद में डेवलप होता है, ठीक। बाकी ये पूरा समझ सकते हो, लीव ट्रस्ट वगैरह सब देखने की जरूरत नहीं है, बंच वगैरह सब समझते हो आप।
अब यहाँ पे बात करते हैं चिलिंग इंजरी। चिलिंग के बारे में बता चुका हूँ कि अगर 12 डिग्री से कम टेम्परेचर हुआ है ना, 12 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हुआ तो इसमें क्या होता है, ये इसमें चिलिंग इंजरी हो जाती है। मतलब कि जो है उसमें से जो वाटर है वो बाहर आना शुरू हो जाता है पानी के अंदर, और उसमें क्या होता है, ब्लैक कलर की स्पॉट्स पड़ जाते हैं। मैच्योरिटी इंडेक्स फॉर चिप मेकिंग एंड डिस्टेंस मार्केट। अगर आपको चिप्स बनाना है, ठीक है, चिप्स बनाना है, चिप्स बनाना है और क्या करना है, दूर ट्रांसपोर्ट के लिए भेजना है, लंबे दूरियां, मान लो अगर हमें क्या लाना है, तमिलनाडु से क्या लाना है, मध्य प्रदेश में लाना है बनाना, तो किस स्टेज पर आपको हार्वेस्ट करना है, तो लगभग 3/4 मैच्योरिटी स्टेज पर, 3/4 मैच्योरिटी स्टेज पर हार्वेस्ट करना है। मतलब 75% मैच्योरिटी पर हार्वेस्ट करना है, परिपक्वता पर हार्वेस्ट करना है। जब 75% बनाना पक जाए तब हार्वेस्ट करना है। कब, जब हमें चिप्स बनाना हो या लंबी दूरी पर भेजना हो, और लोकल मार्केट में बेचना हो तो फिर 100% पका हुआ ही होना चाहिए। लेकिन जब हमें लंबी दूरी पर भेजना है, क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्लाइमेट्रिक है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। मैंने पहले बताया ट्रॉपिकल वाले क्लाइमेट्रिक होते हैं, तोड़ने के बाद पक जाते हैं, तोड़ने के बाद पक जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती रहती है, इसमें श्वसन होता रहता है तोड़ने के बाद भी। तो अगर ये जाएगा, मान लो 1 दिन लगेगा इसको जाने में, तो 1 दिन के अंदर ये पक जाएगा, ठीक है। और अगर पका हुआ ले जाएंगे तो इधर हिलेगा, डुलेगा, टकराएगा तो पूरा डैमेज हो जाएगा। इसलिए 75% मैच्योरिटी पर ही इसको तोड़ लेते हैं जब चिप्स बनाना हो या लंबी दूरी पर ले जाना हो। क्लियर, ये याद रखना, ठीक है। अब कुछ ऑपरेशंस होते हैं बनाना के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपको देख के लग रहा होगा ये क्या कर रहा है, ये अभी हमने देखा, ये वाला जो पार्ट होता है ये नर भाग होता है। क्या होता है, ये नर भाग होता है, मेल पार्ट है, मेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है, ये मेल पार्ट है। ये क्या कर रहा बंदा, चाकू लेके इस मेल पार्ट को निकाल रहा है। तो इस मेल पार्ट को निकालने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, डीनेवलिंग। क्या कहलाती है, डीनेवलिंग। क्या बोलते हैं इसको, डीनेवलिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, डीनेवलिंग, डीनेवलिंग कहते हैं। डीनेवलिंग का मतलब है मेल भाग को निकालना, नर भाग को हटाना, ठीक है, नर भाग को हटाना। क्या कहलाता है, डीनेवलिंग। नर भाग को हटाना डीनेवलिंग कहलाता है। रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट, ठीक है, नर भाग को हटाना। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है किससे लगा हुआ रहता है, बंच से, ठीक है। ये नर भाग जो है किससे लगा होता है, ये यहाँ पे बंच है केले का, ठीक है, ये केले का बंच है। अगर ये यहाँ से अगर प्लांट से, ये ठीक है, ये प्लांट है, ये प्लांट से अगर एनर्जी आ रही है तो एनर्जी कहाँ आ रही है, इस प्लांट में भी आ रही है और नर भाग के अंदर भी आ रही है एनर्जी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खाद, बीज, तेल, न्यूट्रिएंट वगैरह दे रहे हो तो न्यूट्रिएंट कहाँ आ रहा है, मेल भाग में भी आ रहा है। अगर इस मेल भाग को हटा देंगे यहाँ से तो इसको यहाँ पे जो आने वाला न्यूट्रिएंट है वो कहाँ चला जाएगा, इस फ्रूट के अंदर, फल के अंदर चले जाएगा। तो फल जो है साइज बड़ी रहेगी और एक गुड, अच्छी क्वालिटी का फल मिलेगा। इसलिए नर भाग को हटा देते हैं। तो नर भाग को हटाना क्या कहलाता है, डीनेवलिंग। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डीनेवलिंग की प्रोसेस की जाती है किसमें, केले के अंदर, बस इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट आपको देखो एक डायग्राम और दिख रहा है, इसमें क्या है, ये बंच है, ये बंच काफी भारी हो गया। इस भारी होने की वजह से पेड़ जो है गिरने की तरफ, इस तरफ मुड़ गया है। तो इसको यहाँ पे क्या देखो, देखो ये बांस के डंडों से क्या दे दिया, सपोर्ट। तो इसको सपोर्ट देना, सहारा देना क्या कहलाता है, प्रोपिंग। क्या कहलाता है, प्रोपिंग। प्रोपिंग मतलब होना, सहारा देना, सहारा देना, ठीक है। तो गन्ने को, मतलब गन्ने में भी ये प्रोसेस करते हैं, गन्ने में भी प्रोसेस की जाती है, बनाना में भी की जाती है। प्रोपिंग मतलब होता है कि जब यहाँ पे ब्रंच अच्छा बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, तो ये क्या है, पेड़ जो है इस तरफ से झुकने लगता है। तो झुकने लगता है उस तरह को, इसको सपोर्ट दिया जाता है, उसी को बोलते हैं प्रोपिंग। प्रोप मतलब ये क्या होता है, इसको हम प्रोप बोलते हैं। ये जब हम किसी वस्तु का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ये, इसको मैं किसी के यहाँ पे लगा दूँ इसको सपोर्ट के लिए, तो इसको मैं प्रोप बोलूँगा। और प्रोप, और हो क्या रहे, हम सहारा दे रहे हैं, तो इसको प्रोपिंग बोला जाता है, ठीक है। तो गन्ने में भी करते हैं और बनाना में भी करते हैं। फिर नेक्स्ट आप ये देखियो, ये क्या कर रहा है बंदा, इसने इस पेड़ को यहाँ से पूरा काट दिया, लगभग 45 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर, 45 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर इसने क्या कर दिया, पूरे पेड़ को काट दिया। क्यों किया ऐसा, क्योंकि इसने फल ले लिए, ठीक है। जो फल था, क्योंकि बनाना जो है लाइफ में एक ही बार फल देता है। देखो बनाना जो है, ठीक है, 1 टाइम फ्रूट इन ए लाइफ, इन ए लाइफ, लाइफ में एक ही बार फल देता है, ठीक है। लाइफ में एक ही बार फल देता है, ठीक है, एक ही बार फल देता है।
एक ही बार फल देता है। तो एक बार इसने फल ले लिए तो इस पेड़ को क्या करते हैं 45 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई से काट देते हैं। ठीक है, काट देंगे तो क्या होगा, नीचे जो सकर्स हैं, नीचे जो स्वार सकर है वो बड़ा होकर एक नया प्लांट बन जाएगा। अगर इसको नहीं काटते हैं तो ये फालतू की एनर्जी लेगा, इसको काट देंगे तो इसकी एनर्जी कहाँ आएगी, इसके सकर्स में आएगी और ये एक नया प्लांट बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटॉकिंग। क्या बोला जाता है, मेटॉकिंग प्रोसेस, मेटॉकिंग की प्रोसेस बोलते हैं। तो फ्रूट लेने के बाद, ठीक है, फल लेने के बाद पेड़ को 45 से 60 सेंटीमीटर ऊंचाई से काट देते हैं ताकि सकर से नया प्लांट बन सके। ठीक है, फल लेने के बाद हम क्या करते हैं, इसको 45 से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई से काट देते हैं। काटने के बाद क्या होगा, जो सकर्स होंगे, स्वार सकर, उससे एक नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसको काटने के पीछे पर्पज क्या होता है कि एनर्जी जो है वो उसी में डाइवर्ट ना होकर सकर्स के अंदर डाइवर्ट हो। क्लियर है, इसको मेटॉकिंग बोलते हैं, मेटाकोकिंग प्रोसेस बोलते हैं कि फल लेने के बाद उसको पेड़ को काट देते हैं। क्यों करते हैं देख लिया हमने। ठीक है, एक होता है यहाँ पर डी सकरिंग। ये देखो, ये प्लांट है पूरा और यहाँ से एक सकर्स निकला हुआ है, इसको ये क्या कर रहा है, हटा रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डी सकरिंग। डी सकरिंग मतलब रिमूवल ऑफ सकर्स, रिमूवल ऑफ सकर्स, सकर्स को निकालना क्या कहलाता है, डी सकरिंग। अब इसका भी पर्पज क्या है, जैसे यहाँ पर अपने खाद बीज वगैरह सब कुछ दिया, तो यहाँ पे अगर सकर्स है बहुत सारे, ये सकर्स हैं, तो ये भी क्या लेंगे, ये खाद बीज और पानी वगैरह सब ये भी लेंगे और ये भी लेंगे और प्लांट को भी जाएगा। तो जितना आप प्लांट को देना चाह रहे हो उतना प्लांट को मिलेगा नहीं, इसलिए सकर्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ताकि पूरा पूरा जो फूड है या पानी है, मिनरल है, मटेरियल है, वो हमारे मेन प्लांट को मिल सके और हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। ठीक है, इसको डिसकरिंग बोलते हैं। डिसकरिंग के बाद आ जाओ, ये देखो, ये बनाना के पूरे बंच को कवर कर रखा है, तो इसको बोला जाता है बंच कवरिंग। बंच कवरिंग इन बनाना, बनाना में बंच कवरिंग करते हैं। क्यों करते हैं, बेगिंग क्यों करते हैं, इसको बेगिंग भी बोलते हैं। हमने पढ़ा है अक्सर के फलों को हम बेक करते थे, जैसे गुआवा में करते हैं, पोमग्रेनेट में करते हैं, ताकि जो इंसेक्ट पेस्ट और एनिमल का अटैक है वो ना हो सके। सीधी सी बात, ये बंच कवरिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट से या जो एनिमल है उसका अटैक ना हो, इसी को बंच कवरिंग बोलते हैं। क्लियर, यस। अब आते हैं वेराइटीज पर। तो कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट वेराइटी कौन कौन सी, पहले तो बात करते हैं। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट वेराइटी, कॉमर्शियली व्यावसायिक महत्व की जो है, व्यावसायिक महत्व किस्म, जिसका व्यावसायिक महत्व है वो किस्म कौन कौन सी थी, याद रखना। इसमें है DRP, ये आ जाएगा डी से डॉर्फ, कैवेंडिश, फिर रोबुस्टा और पुअन। मतलब मैंने ऐसा क्यों लिखा कि सबसे ज़्यादा कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट किसका है, डॉर्फ कैवेंडिश का। ठीक है, हिंदी में भी मतलब यही होता है, हिंदी में भी मतलब यही होगा, डॉर्फ कैवेंडिश ही लिखूंगा, रोबुस्टा को रोबुस्टा ही लिखूंगा, पुअन को पुअन ही लिखूंगा, पुअन। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है व्यवसायिक कमर्शियली, डॉर्फ कैवेंडिश है, उसके बाद रोबुस्टा है, उसके बाद पुअन है। ठीक है, अब यहाँ पर समझना, डॉर्फ कैवेंडिश जो है ये हाईएस्ट प्रोडक्शन इसका हमें मिलता है, सबसे अधिक उपज। ठीक है, अधिक उपज इसकी हमें मिलती है। ठीक, अधिक उपज। फिर डॉर्फ कैवेंडिश जो है ये पनामा विल्ट है, उसके प्रति रेजिस्टेंस है, रेसिस्टेंट है, पनामा विल्ट के प्रति रेजिस्टेंस है। कौन सी, डॉर्फ कैवेंडिश। रोबुस्टा की बात करते हैं तो ये क्या है, ये भी पनामा के प्रति रेजिस्टेंस है, पनामा विल्ट के प्रति प्रतिरोधी है, रेजिस्टेंस है, बट ये ससेप्टिबल है, ससेप्टिबल है किसके लिए, सिगाटोका, सिगाटोका डिजीज के प्रति ससेप्टिबल है। मतलब ये संवेदनशील है सिगाटोका के प्रति, पनामा के प्रति तो ये प्रतिरोधी है, पनामा विल्ट के प्रति ये प्रतिरोधी है, लेकिन सिगाटोका डिजीज है वो उसके प्रति संवेदनशील है, मतलब सिगाटोका रोग इसमें लगता है। पुअन की बात करें तो ये बेस्ट फॉर टेबल बनाना, बेस्ट फॉर टेबल बनाना, टेबल बनाना के लिए बेस्ट है, जो हम खाते हैं टेबल पर रखते हैं बनाना, उसकी बात कर रहा हूँ, बेस्ट है। और ये भी क्या होता है, पनामा विल्ट के प्रति रेजिस्टेंस है,
तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी कि डॉर्क कैवेंडिश, रोबस्टा और पुअन ये तीनों कमर्शियली इंपॉर्टेंट वैरायटी है और तीनों के तीनों पनामा बेल्ट के प्रति रेजिस्टेंस है। ठीक है, सबसे अधिक प्रोडक्शन डार्क कैवेंडिश का होता है। रोबस्टा जो है ये भी पनामा बेल्ट पर ये सिकोटा के प्रति संवेदनशील है। पुअन की बात करो तो ये टेबल बनाना के लिए बेस्ट है और पनामा बेल्ट इसमें भी नहीं लगता है। तो ये बेसिक जानकारी हो गई। और कौन कौन सी वैरायटी है, एक आप देखोगे यहाँ पर, और आप देखोगे तो एक होती है रेड स्किन वैरायटी। रेड स्किन ऐसी किस्म जिसका स्किन रेड हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लाल विंची, ये रेड स्किन वाली वैरायटी है। इसका जो स्किन होता है, ठीक है, लाल त्वचा होती है इसकी, लाल त्वचा जो होती है इसकी लाल होती है, लाल वांची इसको बोलते हैं, लाल वांची। ठीक है, और आप देखोगे तो मंथन, ये मंथन जो है ये कुलिनरी पर्पज के लिए बेस्ट है। कुलिनरी पर्पज के लिए बेस्ट है मंथन वैरायटी। ठीक है, और क्या है, और बात करो तो रसथली आ जाएगा। ठीक है, और मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक होती है आपकी कोल्ड रेजिस्टेंस, ठंडा प्रतिरोधी बोल सकते हैं। ठंडा प्रतिरोधी वो कौन सी है, तो राजापुरी जो है कोल्ड रेजिस्टेंस है। राजापुरी कौन सी है, कोल्ड रेजिस्टेंस वैरायटी है। नंबर 5 की बात करें तो एक आती है नेचुरल हाइब्रिड, मतलब प्राकृतिक संकर की बात करें तो प्राकृतिक संकर थे क्लू टेपाराइट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्लू टेपाराड, ये जो है नेचुरल संकर है। हाइब्रिड वैरायटी कौन सी है इसमें, हाइब्रिड की बात करो, हाइब्रिड या संकर किस्म है CO1 जो है संकर किस्म है। ठीक है, तो ये जितनी भी वैरायटी सारी हमने यहाँ पर डिस्कस की। अब बना चिप्स के लिए कौन सी और बात करें ना यार, चिप्स वाली तो मेन छूट गया। चिप्स के लिए बात करें तो चिप्स के लिए बात होती है नेंड्रीन। ठीक है, चिप्स के लिए बेस्ट है नेंड्रीन। रोबस्टा भी चिप्स के लिए है। ठीक है, और चिप्स के लिए क्या हो गया, नेंड्रीन, याद रखना नेंड्रीन वैरायटी जो है चिप्स के लिए बेस्ट है। और जेली के लिए बात करें, जेली बनाने के लिए बात करें तो हिल बनाना जो है वो जेली के लिए बेस्ट है। जेली बनाने के लिए हिल बनाना बेस्ट है। तो जितनी भी वैरायटीज थी ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, सारी इंपॉर्टेंट वैरायटीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, और आपके नोट्स में मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट की, और डिटेल में जिसको पढ़ना है उस नोट्स के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, नोट्स के अंदर क्या दिया है, जीनोम टाइप वाला। ठीक है, जीनोम, जिसको डिटेल में थोड़ा सा जो जीआरएफ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या कोई और बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीनोम वगैरह भी देख लेना। जीनोम मतलब जैसे AB ग्रुप वाली कौन सी वैरायटी है, AAA वाली कौन सी, जैसे डॉर्फ कैवेंडिश है ये AAA वाली है, ABB वाली कौन सी है, AAB वाली कौन सी है, ABB वाली कौन सी है, ये ग्रुप वाली वैरायटीज है। तो इनको थोड़ा सा आप देख लेना, नोट्स के अंदर मैंने मेंशन किया है सारी चीज़ें। ठीक है, अब बात करते हैं इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट की बात करें तो इसमें कौन सा इंसेक्ट लगता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, यहाँ पे इंसेक्ट सारे हमको डिस्कस करने हैं। तो इंसेक्ट कौन कौन से हैं यहाँ पे, डिजीज की बात कर लेते पहले। चलो इंसेक्ट की बात कर लेते। तो इंसेक्ट लगता है यहाँ पे राइजोम विविल लगता है। राइजोम विविल का नाम क्या है, कॉस्मोपोलिटस सोडिसुस। क्या है, कॉस्मोपोलिटस सोडिसुस इसका नाम है। ठीक है, क्या, राइजोम विविल कॉस्मोपोलिटस सोडिसुस, ये लगता है कहाँ पर, राइजोम विविल के अंदर। राइजोम मतलब राइजोम के बनाना के अंदर लगता है, बस इसमें और कुछ नहीं देखना। दूसरा है एफिड, ये नाम क्या है, पेंटालोनिया नाइक्रोनर्वोसा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेंटालोनिया नाइक्रोनर्वोसा क्यों, क्योंकि ये वेक्टर का काम करता है, किसके लिए, बंची टॉप वायरस के लिए। बंची टॉप
वायरस के लिए वेक्टर का काम करता है पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा। कौन सा? एफिड, बनाना एफिड जो है जिसका नाम क्या है? पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा, और ये वाहक का काम करता है बंचीटॉप वायरस के लिए, ठीक है, बंचीटॉप डिजीज के लिए। डिजीज की बात करें यहाँ पे, डिजीज जो है वो देखो मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज क्या क्या लगती है इसमें। चलो स्पेसिंग हमारी शायद छूट गई है, मैं बताऊंगा स्पेसिंग के बारे में, पहले ये डिजीज देख लो। यहाँ पे आपका क्या है? मोको डिजीज, ठीक है, फिर सिकाटोका लीफ स्पॉट्स, सिकाटोका लीफ स्पॉट्स, और क्या है? मोको डिजीज हो गया, सिकाटोका लीफ स्पॉट हो गया, बंचीटॉप, और कोकुन, ये 4 डिजीज है, ठीक है। मोको डिजीज के बारे में आप देखो, मोको डिजीज का क्या है यहाँ पे, और एक और है पनामा विल्ट। सबसे पहले पनामा विल्ट भी है, 5वां पनामा विल्ट हम भूल गए थे। पनामा विल्ट का नाम क्या है? पनामा विल्ट का नाम क्या है? तो पनामा विल्ट का नाम आ जाएगा फ्यूजेरम ऑक्सीस्पर्म क्यूबेंस। फ्यूजेरम ऑक्सीस्पर्म मेन यहाँ पर याद रखना है क्यूबेंसिस। फ्यूजेरम ऑक्सीस्पर्म अक्सर आपने पढ़ा है, तो क्यूबेंसिस, फ्यूजेरम ऑक्सीस्पर्म क्यूबेंसिस, ये नाम है पनामा विल्ट का। और इसके लिए रेजिस्टेंस वैरायटी कौन कौन सी है? सारी पढ़ी हमने, डार्क कैवेंडिश, रोबस्टा, पुवन, और एक म्यूटेंट वैरायटी भी देख लेना यार। म्यूटेंट कभी पूछ ले, उत्परिवर्तन वाली वैरायटी तो मोटा पुवन जो है म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूजेरम ऑक्सीस्पर्म क्यूबेंसिस, ये पनामा विल्ट है, ठीक है। सिकाटोका को क्या आ जाएगा? सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला, सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला, ये इसका नाम हो गया। बंचीटॉप, इसको बाबू वायरस भी बोलते हैं, बाबू वायरस, और ये किसके द्वारा फैलता है? हमने बोल दिया एफिड के द्वारा फैलता है, जिसका नाम क्या है? पेंटालोनिया नाइग्रोनर्वोसा, ठीक है। कोकुन, ये भी वायरस के द्वारा फैलता है, याद रखना, ये भी वायरस के द्वारा ही होता है। कौन डिजीज? और मोको डिजीज, ये बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखना, ये बैक्टीरियल डिजीज है। नाम क्या है? राल्स्टोनिया सोलेनेसीरम, ये बैक्टीरियल डिजीज है। कभी पूछ लेंगे मोको डिजीज को इस प्रकार, वायरल डिजीज है, फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल, तो मोको ये वायरल डिजीज है। सिकाटोका लीफ स्पॉट, सर्कोस्पोरा म्यूजिकोला ये फंगस है। बंचीटॉप जो है अपना वायरस है। कौन वायरस है? पनामा विल्ट जो है ये फंगस के द्वारा उल्टी है, विल्ट। क्लियर है? अब हमने क्या छोड़ा यहाँ पे? कुछ क्या चीज़ छूट गई? हमारा छूट गया यहाँ पे स्पेसिंग से आया था, ठीक है। स्पेसिंग छूटा है, स्पेसिंग के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया है, तो स्पेसिंग के बारे में पॉइंट होगा यहाँ पे जो हमें डिस्कस करना चाहिए था, है ना। देखो स्पेसिंग, ये ज्यामिति रह गई, हाई डेंसिटी प्लांटिंग वाला। स्पेसिंग बनाना की जो है नॉर्मली 1.8 × 1.8 मीटर स्क्वायर, लेकिन ठीक है इतनी हम रखते हैं। 1.8 × 1.2 × 2 भी रख सकते हो, 2.2 भी रख सकते हो, ठीक है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जाओगे तो 1.25 × 1.25 जैसे पूसा नन्ना में होता है, इसमें भी रखते हैं 1.25 × 1.25 मीटर स्क्वायर। लेकिन हाई डेंसिटी प्लांटिंग से इसमें एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं फिंगर टिप रॉक, ठीक है। बनाना जो है ना, ये यहाँ पर ये फिंगर नाम यहाँ पे जो है ब्लैक कलर का हो जाता है, टिप पर जो है ब्लैक कलर का हो जाता है टिप पर, ठीक है। तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग में स्पेसिंग 1.25 रखते हैं, लेकिन उससे डिजीज क्या होती है? फिंगर टिप डिजीज। हाई डेंसिटी प्लांटिंग पूछा जाए हाई डेंसिटी प्लांटिंग बनाना करने से कौन सा रोग होता है, तो फिंगर टिप रोग होता है, और नॉर्मली स्पेसिंग इतनी रखते हैं। तो ये हमारा बनाना जो है कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्रॉप में मिलेंगे।